Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lecture we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Saturday, May 15, 2021, and this lecture is presented by me Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like UPPSC, JPSC, BPSC and many more state PCS examination. और इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ हम लोग ये जो न्यूज़पेपर उसको भी पोस्ट करते हैं, ये जो लेक्चर उसका पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हो और अदर जितनी भी स्टडी मटेरियल उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये बिरसास अकेडमी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और जो उसका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो पिक्चर है वो बेसिकली दिखा रही है कि जो रिसेंटली आसाम में बहुत सारे जो एलिफेंट्स हैं वो मारे गए हैं। वहाँ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बात बोली कि ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं एलिफेंट्स के, जो 18 एलिफेंट मारे गए वो बेसिकली लाइटिंग के थ्रू मारे गए। लेकिन आप अगर देखोगे तो आसाम में अभी इतने भी कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुई नहीं है कि जिसके कारण ह्यूज नंबर लगभग 18 एलिफेंट्स मारे जाए। तो इसमें कोई अदर भी पर्सन लगभग लगता है कि इन्वॉल्व है। और एक जो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी इनिशियल स्टेज में, उसमें ये पाया गया कि जो एक सोलर प्लांट लगाने के लिए एक प्राइवेट कंपनीज ने उन्होंने लगभग 240 हेक्टेयर अपना जो लैंड उसको अपने अंडर लिया था और वो लैंड बेसिकली कम अंडर द एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, तो अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए थे और वो इस अंडर आती थी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि सोलर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं वो इट माइट बी इन्वॉल्व। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके जो असम के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है। सो ये सभी आर्टिकल हम डील करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो पहला आर्टिकल है स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोल्ड आउट इन इंडिया एट 995 पर डोज। ठीक है, सो रिसेंटली जो रशिया के वैक्सीन है स्पुतनिक 5 उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और टू डील विद दिस इमरजेंसी सिचुएशन। और ठीक है, तो जैसे आप देखोगे तो इंडिया में जो हम लोग कोविशील्ड दे रहे हैं और इंडिजिनस डेवलप्ड कोवैक्सीन जो हम लोग दे रहे हैं फॉर टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सो नंबर ऑफ पीपल जिनको हमको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करना है वो बहुत ही हाई है और हमारे जो पास जो वैक्सीन है वो उनकी शॉर्टेजेस है। इवन दी नीति आयोग जो है वो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज के साथ वो डील कर रही है। ठीक है, नेगोशिएट कर रहे हैं कि जिससे प्रीफाइजर हो गए, मॉडर्ना होंगे, एस्ट्राजेनिका हो गए, तो ये जितनी भी जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके साथ नीति आयोग करंटली वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमको जो वैक्सीन की जो सप्लाईज है आप उसको इंश्योर करो। और आप अगर देखो तो इसमें क्या जो प्राइसेस दी गई वो 995 है और इसमें क्या है 948 प्लस 5% जीएसटी। मतलब क्या कि जो वैक्सीन उस पर गवर्नमेंट जीएसटी इम्पोज कर रही है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बेसिकली इस बात को अपोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो भी पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट जीएसटी इम्पोज कर रही है। इवन दी इंडिया में आप अगर देखो तो जीएसटी इम्पोज की जा रही है ओवर दी वैक्सीन। तो ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है क्योंकि अब बहुत सारे लोग देखो तो अभी पॉवर्टी में वो लोग चले गए हैं। अगर गवर्नमेंट अब वैक्सीन पर भी जीएसटी इम्पोज करेगी और उससे भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी तो ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो कंट्री है वो बेसिकली बहुत ही बुरे सिचुएशन से फेस कर रहा है और आप अगर इसमें भी रेवेन्यू लगाओगे, ठीक है, 5% जीएसटी लोगे तो ये बेसिकली बहुत ही अपोजिशन वाली बातें हो जाती है। तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बात बोली कि जो गवर्नमेंट को वो बेसिकली फ्री एंड यूनिवर्सल वैक्सीन की चलानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट तुम्हारा कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट दिस B.1.617 स्ट्रेन। तो इसमें क्या है बेसिकली जो इंडिया में जो हम लोग जो कोविड-19 वैक्सीन जो चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कोविशील्ड होगी, कोवैक्सीन होगी, तो वो हम लोग जो किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें जो भी बॉडी जो एंटीबॉडीज जो जनरेट होती हैं वो बेसिकली 50% ही इफेक्टिव है टू डील विद दिस न्यू वेरिएंट कॉल्ड B.1.617 स्ट्रेन। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं। स्ट्रेन्स मतलब उनके वेरिएंट्स। आप अगर देखोगे तो जो वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन बेसिकली होता है जो वायरस होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही रैपिडली हाई होता है और रैपिडली हाई होने के कारण क्या होता है उनका म्यूटेशन बहुत ही हाई होता है और म्यूटेशन होने के कारण उनमें बहुत सारे नए स्ट्रेन होते हैं। अभी इंडिया में सेकेंड स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ड वेव आएगा उसमें थर्ड स्ट्रेन भी पाया जाए। तो बहुत सारे अदर कंट्रीज में नए नए स्ट्रेन निकल के आए हैं जैसे B.1.1.7 ये बेसिकली यूके वेरिएंट है। फिर B.1.6
315 ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, P2 ब्राज़ीली वेरिएंट है, और ये जो B.1.617 ये इंडियन वेरिएंट है। तो ड्यू टू म्यूटेशन बहुत सारे वायरस में बहुत सारे स्ट्रेन्स निकल के आ रहे हैं, और हम लोग जो अपने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिसको यूज़ कर रहे हैं एज ए वैक्सीन, वो बेसिकली उनकी एफिकेसी आप देखोगे तो वो एज कंपेरिजन टू अदर जितनी भी वैक्सीन है, जैसे एस्ट्राजेनिका, फाइजर है, मोडर्ना, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में उनका जो एफिकेसी है वो थोड़ा कम है, 50% एंटीबॉडीज ही जनरेट कर पाती है। और तो लेकिन आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली एक पोटेंट है उनके पास, मतलब इतना पोटेंट है कि वो कोरोना वायरस से डील कर सकती है, लेकिन उनका जो पोटेंट है वो एज कंपेरिजन टू अदर जो जितने भी वैक्सीन है जैसे एस्ट्राजेनिका, फाइजर, तो इससे कम है। तो ये बात इसमें हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट तुम्हारा यूएस स्लीडर टर्टल पोज अ थ्रेट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो रिसेंटली क्या कि बहुत सारे आप अगर देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया की, तो हमारा जो जितने भी हमारे टर्टल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे 29 इंडिया में वल्नरेबल टर्टल्स हैं, जिसमें जो 21 है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। लगभग 72% जितने भी हमारे एंडेमिक टर्टल्स है वो बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितनी ब्रह्मपुत्र रिवर्स है और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक क्यूट अमेरिकन टर्टल जिसका नाम है यूएस स्लीडर टर्टल, वो बहुत सारे जो इंडिया के जो सेंचुरीज है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं हार्पेट्रोलॉजिस्ट, जिसके एक एनजीओ वो रन करते हैं, इसको बोलते हैं हेल्प अर्थ, ठीक है। उन्होंने ये फाउंड किया कि ये जो यूएस स्लीडर टर्टल है वो बेसिकली पाया जा रहा है इन द डिपोर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उग्रतारा टेम्पल पॉन्ड इन गुवाहाटी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिपुर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उग्रतारा टेम्पल, यहाँ बेसिकली जो भी इनहेबिटेड जो भी एंडेमिक टर्टल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि ये जो यूएस स्लीडर टर्टल है, जिसको हम लोग रेड ईयर्ड स्लीडर भी बोलते हैं, वो पाए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा पेट इनको आप पाल रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो आप देखो ये जो टर्टल है, जिसको यूएस के एक इंटरनेशनल रेप्टाइल कंजर्वेशन फाउंडेशन ये रजिस्टर्ड है, ये टर्टल वो बेसिकली एक एज अ इन्वेसिव स्पीसीज काम कर रहा है। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है कि मान लो ये एक एरिया है, तो अगर यहाँ बहुत सारे नेटिव स्पीसीज है, और अगर कोई स्पीसीज इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इन्वेसिव स्पीसीज की तरह काम कर रहा है, अगर वो उसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर वहाँ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करेगा, और वो ग्रोथ करने के लिए कौन से रिसोर्सेज का काम करेगा, जो इस एरिया में पाए जा रहे हैं। तो इस एरिया के भी जो भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उसको यूज़ करके ये जो स्पीसीज है वो बहुत ही हाईली ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ होगा तो ये यहाँ जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम होने लगेंगे, और यहाँ के जो एंडेमिक जो स्पीसीज है उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उनकी कॉस्ट में जो भी इन्वेसिव स्पीसीज जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है वो बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करेगी, और हमारा जो एंडेमिक जो स्पीसीज थी वो बहुत ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि जो ये जो यूएस का जो ये टर्टल है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एज अ पेट, ये बेसिकली काम करेगा एज अ इन्वेसिव स्पीसीज, और हमारे जितने भी एंडेमिक टर्टल्स है उसको वो थ्रेट देगा। तो इसको हम लोग जो यूएस टर्टल जिसको हम लोग एज अ क्यूट टर्टल मान रहे हैं, तो इसको हम लोग को ये इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लेने की बात बोली गई है। और एग्जांपल अगर इन्वेसिव स्पीसीज आप अगर देखोगे तो एक जो बर्मिस पाइथन था जिसको यूएस में इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फ्लोरिडा जो कि साउथ फ्लोरिडा जो कि यूएस का एक स्टेट है, उसमें बहुत ही उनके इकोसिस्टम को डिवास्टेट किया था। और ये जो रेड ईयर स्लीडर जो कि टर्टल, ये जो टर्टल है, और उन्होंने इंडिया के ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने बहुत सारे नेचुरल वाटर बॉडीज के जो भी इकोसिस्टम को डिवास्टेट किया, लाइक कर्नाटक एंड गुजरात। और जो हमारा जो मेजोरिटी जो हमारा जो टर्टल पाया जाता है वो जो कि नॉर्थ स्टेट में जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर वैली और उनके ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं, अब वो यहाँ भी पाए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा जो एक समझ लो कि जो हॉटस्पॉट एरिया ऑफ द टर्टल फॉर द इंडिया, वो एक डेंजर में आ गई है। तो इन सभी बातों को डील करने के लिए इस बात में बोला गया। नेक्स्ट तुम्हारा सेंटर सीक रिव्यू टू 50% कैप ऑफ द कोटा, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली एक बिल पास की थी, ठीक है, और उन्होंने डिमांड किया था कि जो मराठा कम्युनिटीज है वहाँ की उनको रिजर्वेशन दे फॉर द एजुकेशनल एंड जो भी पब्लिक ऑफिस में जो भी जॉब्स होती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये 50% जो कोटा जो कि इंदिरा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 1992 में हाईलाइट करी थी, तो ये बेसिकली उनके अगेंस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बेसिकली उसको रिव्यू करने के लिए सेंटर को रिक्वेस्ट भेजी। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको मैंने बहुत डिटेल वे में कवर करा इस वीडियो में, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर मराठा कोड अलाउज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा गवर्नर धनकर विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपेरिटी। ठीक है, तो अभी आप देखो कि वेस्ट बंगाल में जो भी इलेक्शंस हुए हैं, तो पोस्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बहुत सारे कम्युनल क्लासेस निकल करके आ रही हैं, जो भी प्रो ब्रिटिश बीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो टीएमसी सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं। तो ये जो एक एरिया कूच बिहार, वहाँ के जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीश धनकर, उन्होंने विजिट करा है और उन्होंने देखा कि यहाँ जो बहुत सारे क्लासेस हुए हैं वो बहुत ही वर्स्ट है। ठीक है, ये बहुत ही ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही उन्होंने बुरा उस इसको हाईलाइट करा है। तो जो ममता बनर्जी है, उन्होंने ये गवर्नर के इस स्टैंड को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि आप अगर देखो जो आप अगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के आप अगर पोजीशन को आप देखोगे, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली जो काम करते हैं वो बेसिकली करते हैं ऑन द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि अगर प्रेसिडेंट खुद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, वो किसी पार्टी के साथ एफिलेट करने लगे, ठीक है, या वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो जो पोजीशन है प्रेसिडेंट उसकी उनकी जो प्रेस्टीज है उस पोजीशन को उसको इरोड करता है। वैसे ही जो स्टेट में जो गवर्नर का जो पोजीशन होता है वो बेसिकली ऐसा पोजीशन होता है जैसे प्रेसिडेंट का इन इंडिया है। तो अगर गवर्नर किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करने लगे, अगर उनका सपोर्ट एक पार्टी की ओर दिखने लगे, तो वो बेसिकली जो गवर्नर का जो पोजीशन है वो बेसिकली उसको इरोड करता है। ठीक है, तो यही बात इसमें हाईलाइट की गई है कि जो टीएमसी है वो बेसिकली गवर्नर के इस रोल को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि आप जो आपकी जो गरिमा है, आपकी जो पोस्ट की जो गरिमा, गवर्नर की पोस्ट की जो गरिमा है, उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हो। और रीज़न क्या है, जो टीएमसी है उन्होंने ये बात बोली कि जो गवर्नर जो कि ये उन्होंने विजिट करी है प्लेसेस को, वो बेसिकली अमित शाह एंड पीएम मोदी के बोलने पे करी है। और ये प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है कि अपकमिंग डेज में ये प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज किया जा सकता है इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यही सभी बातें इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा सीज ऑफ फायर, इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, डू नॉट एक्सटेंड इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग इन द सिविलियन इन द गाजा। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जर्मनी, उन्होंने सपोर्ट किया इसराइल को कि इसराइल के पास ये राइट है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन इसमें इस आर्टिकल में ये बात बोली गई कि इसराइल के पास ये राइट तो है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करो इन द सिविलियंस ऑफ द गाजा। ठीक है, जो पैलेस्टीनियन है उनके आप ऊपर जितने भी एयर स्ट्राइक करो, ठीक है, आर्टिलरी से स्ट्राइक कराओ और अपने जो आर्मी है उसको सेंड करो टू डील विद दिस पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, तो आप रिसेंटली देखोगे तो इसराइल आर्म फोर्सेस स्टॉर्मिंग जेरूसलम अल अस्क मॉस्क्यू, pounding Gaza with the airstrike, artillery, and in response to rocket firing by the Hamas. So recently लगभग 1000 रॉकेट जो कि हमास ने फायर की थी टू द इसराइल बहुत सारे सिटीज़ में। तो चूंकि इसराइल के पास एक आयरन डोम है, ठीक है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जिसमें जितने भी एयर स्ट्राइक्स होते हैं वो उसको हवा में ही भी एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अब क्या किया है कि उन रिटेलिएशन में क्या किया इसराइल की आर्मी ने, वहाँ पर बहुत सारे गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे उन्होंने एयर स्ट्राइक किए हैं, आर्टिलरी स्ट्राइक्स किए हैं और इसमें लगभग 119 पैलेस्टीनियन थे वो मारे गए हैं, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ये बेसिकली एक लॉस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सिविलियंस मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से वुमेंस है, चिल्ड्रंस है, ये मारे जा रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट वॉर में कोई है नहीं। तो ये बेसिकली ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और इसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी रिसेटलमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द पैलेस्टीनियन इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बाय द इजराइल हैज एक्सपेंडेड ज्यूस सेटलमेंट एंड डीपेंड ऑक्यूपेशन। तो पहले आप अगर देखोगे तो जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जिस एरिया में चल रही है वो बेसिकली एक पैलेस्टीनियन स्टेट ही था। बाद में इसराइल वहाँ सेटल हुई और उसको उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जितने भी लैंड्स थे उनको उन्होंने धीरे धीरे अपने अंडर लिया, ऑक्यूपाई किया बाय यूजिंग फोर्स। और अभी क्या है कि फिलिस्तीन जो कि पहले मेजोरिटी कम्युनिटी थी वहाँ, अब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में चेंज हो चुकी है। अब माइनॉरिटी क्या वो अब एलिमिनेट होने की कगार में आ चुकी है। हो सके कि 10 साल 20 साल के बाद वहाँ कोई भी पैलेस्टीनियन कम्युनिटी दिखे ही नहीं,
तो ये बात बोली गई है। और अब देखो तो इसराइल में अब ये जो अटैक हुआ है, तो इसराइल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो हमास है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके ही ये जो अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोकेगी। लेकिन ये जो बात इसराइल ने बोली है वो उतना ईजी नहीं है, क्योंकि 2014 में आप अगर देखोगे तो इसराइल ने एक लगभग 7 वीक लॉन्ग ऑपरेशन चलाया था अगेंस्ट दिस हमास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आप देखो तो लगभग 1800 रॉकेट्स इसराइल के ऊपर फायर किए गए बाय द हमास। तो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी बहुत ही एक्टिव है इस एरिया में, और ये जो सिचुएशन मैंने बोला एज अ लॉस सिचुएशन है। और इसराइल जो बेसिकली वो अब दो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है इस समय। पहला है कॉन्फ्लिक्ट विद द हमास, और दूसरा क्या है कि लाइक सिविल वॉर सिचुएशन इन द इसराइल। तो इसराइल में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो अरब्स हैं वो रहते हैं, और जो भी वहाँ जो जूस पीपल है वो रहते हैं। तो इनके बीच में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बेसिकली स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी जो बाइडेन की वो इसराइल के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्क्रिमिनेटली आप अपने फोर्स को यूज़ करो, आप अपने पावर को यूज़ करो अगेंस्ट दिस पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, ये जो मैप आप देख रहे हो कि इसमें दिखाया गया कि हिस्ट्री एंड पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे है। 1917 में देखो तो ये जो पूरा एरिया वो बेसिकली पैलेस्टीन है, और ये जो छोटा छोटा वाइट एरिया देख रहे हो ये बेसिकली इसराइल न्यूली सेटलमेंट है। फिर 1947 में क्या हुआ कि एक पार्टीशन प्लान हुआ था, और पार्टीशन प्लान में क्या हुआ था कि ये जो ग्रीन एरियाज आप देख रहे हो ये बेसिकली पैलेस्टीन पीपल को दिया गया और ये इसराइल को दिया गया। जो ब्रिटिशर ने ये पार्टीशन किया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक किया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उसका प्रॉब्लम आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं, वैसे ही ये जो पार्टीशन हुआ है, देखो ये पार्टीशन ऐसा हुआ कि जो प्रॉब्लम वो कभी सॉल्व ही नहीं होगी। पार्टीशन अगर मान लो कि इस ऐसा होता कि इस एरिया को मैंने फलस्तीन को दे दिया, इस एरिया को मैंने इसराइल को दे दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। लेकिन उन्होंने जो डिवाइड किया वो बेसिकली इतने एरियाज को यहाँ उन्होंने फलस्तीन को दे दिया, यहाँ इतने एरियाज को फलस्तीन को दे दिया, और यहाँ भी इसराइल, यहाँ भी इसराइल, यहाँ इसराइल। तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा पार्टीशन किया है ब्रिटिशर ने कि ये जो प्रॉब्लम हो वर्ल्ड में कभी सॉल्व ही नहीं हो, ये बेसिकली उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग चलता रहे। तो इसराइल ने क्या किया कि पहले इस एरिया यहाँ पे जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो इसको उन्होंने पहले अपने अंडर ले लिया। फिर ये जो गाजा स्ट्रिप के इतने बड़े एरिया को तो उसको अंडर ले लिया। फलस्तीन के जो एरिया थे उसको धीरे धीरे अभी अंडर ले लिया। और अब आप देखो तो इतना छोटा प्लेस ही बचा है जो कि फलस्तीन के अंडर है। मतलब जो प्रेजेंट डे में जो फलस्तीनी जो कि मेजोरिटी में थे ये पोजीशन से चेंज होकर ये पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी बहुत ही बुरा सिचुएशन है। और इसराइल क्या करती है बेसिकली जो भी फलस्तीन पीपल है, जो अरब नेशंस उनको क्या करते हैं प्रोवोक करती है। और इसराइल पीपल जो फलस्तीन पीपल वो क्या करते हैं वो बेसिकली इन्वोक होकर क्या करते हैं अपना आर्म ले लेते हैं। उनके पास है क्या पत्थर ये सब, तो वो क्या करते हैं वो छोटे मोटे रॉकेट दागने लगते हैं। और उसी का बेनिफिट लेके इसराइल क्या करती है उनके टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि उनको एक मौका मिल जाता है टू यूज़ देयर आर्म। ठीक है, तो वो क्या करते हैं मान लो उन्होंने फलस्तीन को इन्वॉक करा, उन्होंने कुछ एक्शन लिए, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे अपने मिलिट्री को उतारेंगे, वो उन पर उनको हार्श भी करेंगे, उनको मारेंगे भी, और उनको टेरिटरी को भी अपने अंडर ले लेंगे। तो यही बात धीरे धीरे चलती आ रही है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि अपकमिंग जो डेज है उसमें आप ये भी मैं आपको नहीं दिखो ये पूरा इसराइल में कन्वर्ट हो जाए। और ये देखो ये जो गाजा स्ट्रिप है ये वेस्ट बैंक है, तो यही गाजा स्ट्रिप के थ्रू मिसाइल दागी गई है इसराइल के बहुत सारे सिटीज़ में। और यहाँ आप देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, ये इसराइल है तो यहाँ इसराइल की नेवी होती है जो कि इसराइल को प्रोटेक्शन देती है, ये तो पूरा इसराइल के अंडर है। तो ये जो आप देखो तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो बेसिकली ये गाजा स्ट्रिप्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो इजिप्ट के होते हुए ये जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ आर्म एनिम्यूशन दिया जाता है हमास को, और ये फिर हमास यहाँ से फायर करती है रॉकेट्स। ठीक है, तो इजिप्ट में इसका जो रोल है बहुत ही हाई है। ये जो हमास की जितनी भी प्रॉब्लम है, इसराइल में जितनी भी प्रॉब्लम है इस मिलिटेंट की, उसमें इजिप्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है तुम्हारा लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। ठीक है, तो इसमें ये बात बोली गई। इसमें ये जो आर्टिकल आप देखो, इस आर्टिकल को इसने लिखा आईपीएस ऑफिसर ने। तो यू माइट बी थिंकिंग कि जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं भी ऐसा आर्टिकल लिखूंगा।
तो आप सही है, आप जल्दी से जल्दी आईपीएस ऑफिसर बनो और ऐसा आर्टिकल लिखो, ठीक है। सो इसमें बात बोली गई कि जो कोविड-19 के जो केसेस जो वो बहुत ही हाई हुए हैं, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनका जो रेट्स है वो बहुत ही हाई हो चुका है। जो सोशल मीडिया में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस वो पोस्ट किए जा रहे हैं कि जो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स दोनों माता भी और पिता भी दोनों डेड हो जाने के कारण वो क्या है, बहुत सारे बच्चे से वो ऑर्फन्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये जो बच्चों का जो भी एडॉप्शन हो रहा है वो बेसिकली एक इनफॉर्मल वे में हो रहा है। तो इसी बात में जो यहाँ के जो राइटर उन्होंने ये बात बोली है कि आप जो एडॉप्शन कर रहे हो, जो इनफॉर्मल वे में कर रहे हो, वो बेसिकली अगेंस्ट द लॉ है। सो आपका जो एडॉप्शन होना चाहिए इट शुड बी इन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, ठीक है। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो भी प्रोसीजर बोले गए हैं टू एडॉप्शन फॉर द चाइल्ड, उसको आप फॉलो करके ही आप एडॉप्शन करो, नहीं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। और इसमें इसमें बहुत सारे जो टोल फ्री चाइल्ड लाइन हेल्थ केयर नंबर है जैसे 1098 है, उसमें बात बोली गई कि बहुत सारे जो ऑप्शन अवेलेबल है, आप आपके एरियाज में अगर कोई भी चाइल्ड जो कि ऑर्फन पाया जा रहा है तो आप बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हो फॉर द एडॉप्शन ऑफ दिस चिल्ड्रन, ठीक है। उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे आप स्टेप्स ले सकते हो। उसमें सम ऑफ द स्टेप्स में हाईलाइट की गई है, जैसे तुम्हारा क्या कि चाइल्ड केयर फ्री हेल्थ केयर जो भी नंबर है जिससे आप देखो 1098 आप इसमें फ़ोन कर सकते हो। फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि नोडल एजेंसी है टू डील विद दिस चाइल्ड केयर, ठीक है। तो उन्होंने एक चाइल्ड केयर कमेटी को स्टैब्लिश किया हर डिस्ट्रिक्ट में, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको आप अप्रोच कर सकते हो। नेशनल ट्रैफिक सिस्टम एंड फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल है, तो इस पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली इसके अंडर आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। थर्ड क्या है तुम्हारा कि आप जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में है वहाँ एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। और ये आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात बोली थी कि हर डीआईजी, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हर उनका ये काम है कि वो इंश्योर करे कि हर पुलिस स्टेशन में एक पर्सन हो, हर एक पुलिस स्टेशन हर एक इंस्पेक्टर हो जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। तो उसमें ये भी बात बोली गई है। तो संपूर्ण पेरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट, यूनियन ऑफ इंडिया जो केसेस हुए थे 2018 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को ये इंश्योर करना कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब कि बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है अभी प्रेजेंटली वो बहुत ही है ऐसे कि वो इनफॉर्मल है, वो इनफॉर्मल वे में एडॉप्शन और ये सभी केसेस को देख रही हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो शुड बी रजिस्टर्ड, क्योंकि आप देखो क्या प्रॉब्लम होती है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, मान लो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ जो चाइल्ड एक्सप्लोटेशन है, फिर जो भी क्राइम्स अगेंस्ट जिस जुवेनाइल्स होती हैं, ठीक है, इनका जो चाइल्ड लेबर है, तो ये सभी केसेस होते हैं वो बहुत ही हाईली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों से उनको प्रोस्टिट्यूशन और अदर इंडल्ज एक्टिविटीज़ में उनको ढकेल दिया जाता है, तो इनका एक्सप्लोटेशन होता है। तो ये सभी बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसको आप रजिस्टर्ड करो। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर का काम देखती है, उसको ये इंश्योर बात करना है कि अगर कोई भी ऑर्फन चाइल्ड है, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि अगर वो 6 साल से कम है तो उनको क्या करना है, उनको सेंड करना है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, चाइल्ड वेलफेयर के जो होम्स होते हैं वहाँ उनको सेंड करना है। और जब वो 18 साल के हो जाए तब उनका एडॉप्शन के सिस्टम इंश्योर किया जाए। और इसमें ये भी बात कोर्ट ने डायरेक्टिव दी है टू पुलिस, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट 1957, अगर फादर एंड मदर, ठीक है, उनमें अगर किसी भी एक पर्सन का डेथ हो जाता है तो अल्टरनेटिव जो भी पेरेंट्स बचेंगे उनका उन बच्चे पर राइट्स होगा। और अगर बोथ ऑफ पेरेंट्स अगर डाइड हो जाते हैं तो उनका अगर क्लोज रिलेटिव भी है तो वो एज अ पेरेंट काम नहीं कर सकता, मतलब उनको रजिस्टर्ड करना होगा कि इस बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर दिस बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
केस में उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट एक पुलिस ऑफिसर जो कि बिलो ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली उनको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस। तो ये सभी बातें बोली गई हैं। और रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट उन्होंने ये लेटर लिखा है टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कि जो ये इशू निकल करके आ रही है ऑफ दिस ऑर्फन चिल्ड्रन ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, तो ये जो नंबर ऑफ केसेस बहुत ही हाई हो चुके हैं, तो इसको डील करने के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेटअप्स लगाए गए उनको इफेक्टिवली वर्क करने की बात बोली गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ द डेड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टेल्स सेंटर एंड स्टेट। तो आप क्या देखोगे कि रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक इशू और एक डायरेक्टिव इशू किया है टू द सेंटर एंड स्टेट्स टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल 21 आप देखोगे तो इवन द डेड पीपल हैव द राइट ऑफ डिग्निटी। और अभी देखोगे तो बहुत सारे केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में निकल करके आ रहे हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज है उनको क्या किया जा रहा है, सीधे डंप किया जा रहा है इन द रिवर ऑफ गंगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शंस है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं और जो बॉडीज होती हैं उनको जो राइट्स होता है, राइट ऑफ डिग्निटी, वो भी बहुत ही रॉन्ग वे में डील हो रही है। ठीक है, जितने भी जो स्टाफ्स होते हैं, जो भी हेल्थ केयर स्टाफ्स है जो कि डील कर रहे हैं विद दिस क्रीमेटरी एंड ब्यूरल स्टेप, ठीक है, तो जो भी क्रीमेशन एंड ब्यूरल के काम जो भी स्टाफ्स देख रहे हैं तो उनको ये इंश्योर करना है कि जो बॉडी की जो डिग्निटी है वो उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि बहुत सारे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस क्रीमेशन एंड ब्यूरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दिस, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि दे आल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो जो भी पर्सन, जो भी स्टाफ्स जो इसमें इन्वॉल्व है उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर भी, उनके पास भी ये राइट्स होती है कि उनको जो डील किया जाए वो विद डिग्निटी डील किया जाए। तो उनको क्रीमेशन जो करना चाहिए वो बहुत ही अच्छे वे में करना चाहिए और मास ब्यूरियल और जो क्रीमेशन है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वायलेट करती है राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ द डेड पर्सन। और यही बात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंश्योर बात बोली है। और इसमें क्या हुआ कि एक प्ली फाइल की गई है इन द सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव इनटू द बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा। तो गंगा में क्या है कि बहुत सारे डेड बॉडीज निकल करके आई है इन द फ्रॉम द बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स उन्होंने प्ली फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि जो केसेस निकल के आ रही हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के वो बेसिकली वो फेल हो चुके हैं टू डील विद दिस कोविड-19 बॉडीज। क्योंकि आप देखो जो बहुत सारे रूरल एरियाज में क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस जो रूरल एरियाज में पाए जा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जो क्रीमेशन में जो पैसे खर्च होते थे लगभग 50,000 to 60,000 पैसे खर्च होते हैं, रूरल पीपल्स के पास ऐसे पैसे होते नहीं हैं। तो क्या कर रहे हैं, डेडली बॉडीज वो जो कि कोविड-19 जो अफेक्टेड है तो वो सीधे उनको गंगा में डंप कर दे रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है। और वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी वुड जो ज़रूरत होते थे पहले के अनुसार वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। तो 4 टाइम वुड का डिमांड हो चुका है और जो डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत ही हाई हो चुके हैं और वुड की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो आप देखोगे तो क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो बेसिकली 1 and 2 days में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और चूंकि वुड अवेलेबल नहीं है और बॉडी डिकम्पोज हो रहा है तो इसको डील करने के लिए भी क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जितने बॉडीज है उसको सीधे डंप कर दे रहे हैं इन द रिवर्स। तो इसके कारण जो पोल्यूशन, गंगा का जो रिवर है उसको पोल्यूटेड हो रहा है, दूसरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए गए इस आर्टिकल में। नेक्स्ट तुम्हारा आशा वर्कर स्ट्रगल विद पैंडेमिक सर्वेलेंस इन रूरल उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो दे लैक एडिक्वेट प्रोटेक्टिव गियर एंड मॉनिटरिंग किट टू डोर विजिट। तो आशा वर्कर को देखो इस आर्टिकल में जो प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है कि उनको पास जो एडिक्वेट प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी पहनावा होता है टू डील विद दिस कोविड-19, ठीक है, प्रॉब्लम्स और जो उनको जो काम दिए गए वो बहुत ही है। आशा वर्कर को आप अगर देखोगे तो वो एज अ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर काम करती हैं और उनका बेसिकल काम क्या है अभी प्रेजेंट डे में कि जो कोविड-19 केसेस जो निकल के आ रही है रूरल एरियाज में उनको एज अ फर्स्ट स्टेप में ही उनको रिड्यूस कर देना या कम कर देना। बहुत सारे एरियाज में आप अगर रूरल एरियाज में देखोगे तो जो हेल्थ केयर जो सिस्टम की जो एक्सेस है वो होती नहीं है, तो उनको हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, आशा वर्कर्स। वो क्या करते हैं, डोर टू डोर स्टेप्स जाती हैं। अगर कोई पर्सन जिनमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको फीवर हो रहा है, उनको सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो रही है,
तो उनको थ्रू ऑक्सीमीटर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसका यूज़ करके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके पास ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और आपको ज़रूरत क्या है सेल्फ आइसोलेशन में रहने की। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम राइज की जा रही है कि जो आशा वर्कर्स हैं उनको बेसिकली क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर जो भी आप अगर देखो तो अथॉरिटी उतनी नहीं दी जा रही। क्यों? अगर पुलिस मान लो आपके घर आती है और आपको बोलती है कि आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना 15 डेज तक, नहीं तो आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगी, एफआईआर फाइल हो जाएगी, तो आप तो पुलिस की बात मानते हो क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी है। लेकिन अगर आशा वर्कर्स आपके घर आए और आपको बोले कि आपको सिम्टम्स कोविड-19 के और आपको 15 डेज लगभग आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, तो आप आशा वर्कर्स की बात मानोगे नहीं, आप इधर उधर जाओगे और दूसरे लोग को भी इन्फेक्ट करोगे। और प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि आशा वर्कर्स के पास जो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए टू डील विद कोविड-19 पेंडेमिक वो भी नहीं है। आशा वर्कर का क्या काम है कि वो डोर टू डोर स्टेप जाएं और लोगों को चेक करके उनके पास सिम्टम्स है कि नहीं। लेकिन सिम्टम्स को चेक करने के लिए उनके पास थर्मल स्कैनर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर्स होने चाहिए, तो और बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो भी उनके पास नहीं है। इनको बेसिकली क्या दिया जा रहा है, बेसिकली बहुत छोटे छोटे जो फीवर्स की जो गोलियां होती है उनको दिया जा रहा है। मास्क, एक नॉर्मल मास्क होता है वो बेसिकली दिया जा रहा है और उनको भेज दिया जा रहा है कि आप ये प्रॉब्लम को डील करो। तो ये तो खुद अपनी थ्रेट में है, ठीक है, क्योंकि इनको जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो भी मिल नहीं रहा है। अगर थर्मल स्कैनर मिलेगा तब तो वो बॉडी टेम्परेचर के थ्रू पता लगा लेंगे कि इनमें सिम्टम्स है कि नहीं है। लेकिन अगर इनके पास थर्मल स्कैनर है ही नहीं तो ये क्या करेंगे, ये खुद भी इन्फेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी होती है। और वन ऑफ द प्रॉब्लम आप देखो, जो प्रधान होते हैं, जो कि विलेज हेडमैन होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी पैंडेमिक से डील करने के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड करने के बजाय खुद ही अपने पास रख ले रहे हैं, ठीक है। और लगभग देखो तो 1000 जो पर्सन है विलेज रूरल एरियाज में 1000 पर्सन को डील करने के लिए लगभग 3 से 4 आशा वर्कर्स हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स जो पॉपुलेशन बहुत हाई है और आशा वर्कर्स इतने बड़े ह्यूज पॉपुलेशन को उनको डील करना है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी इक्विपमेंट, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम राइज करती है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है उसको राइज किया गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट तुम्हारा कि 186 एलिफेंट्स किल्ड इन अ रेल ट्रैक इन ओवर 10 डेज। सो इसमें बात बोली गई कि रिसेंटली लगभग 62 एलिफेंट्स मारे गए इन आसाम, ठीक है, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज है। सो अ टोटल 186 एलिफेंट्स वर किल्ड, ठीक है, बाय द हिट्स बाय द ट्रेन अक्रॉस इंडिया बिटवीन दिस 10 ईयर्स, जो कि रिपोर्ट निकल के गया ये बिटवीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये जो डाटा पब्लिश की गई है अंडर दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीज़न, जो कि इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने ये बात बोली कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी है वो बेसिकली आसाम से है। और फिर डिफरेंट स्टेट से देखोगे तो आसाम में लगभग 62 केसेस निकल करके आए, वेस्ट बंगाल में 57 केसेस हैं, उड़ीसा में 27 केसेस है, उत्तराखंड में 14 केसेस है, केरला में 9 केसेस, झारखंड में 7 केसेस। तो आप डिफरेंट स्टेट्स में देख सकते हो कि नंबर ऑफ केसेस कितने निकल करके आए जो एलिफेंट डेथ के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो भी ट्रेन के जो रूट्स होते हैं उनका जो रूट होता है, जो लोको पायलट्स होते हैं जो कि ट्रेन को ड्राइव करते हैं, उनको जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनका जो फॉरेस्ट कवर होता है बहुत ही हाई होता है। और जो ट्रेन के जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो साइड बाय साइड जो फॉरेस्ट कवर होता है उनको हटाया नहीं जाता, तो लोको पायलट की विजिबिलिटी उससे कम हो जाती है। और ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो ट्रेन हो वो हिट कर दे जितने भी जो नियर बाय जो भी एलिफेंट्स पाए जाते हैं, द एलिफेंट जो भी एरियाज हैं, ठीक है, वो पाई जाती हैं। तो इसमें क्या बात बोली गई कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेल, इन्होंने एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी को एस्टैब्लिश किया है जो कि ये प्रॉब्लम को डील करेंगे कि जो एलिफेंट डेथ के जो केसेस हो रहे हैं जो ड्यू टू दिस ट्रेन एक्सीडेंट, उनको हमको कैसे डील करनी है। तो इसमें यही सब बातें बोली गई कि जो लोको पायलट की जो विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की बात बोली गई है। हम लोग जो स्लोप है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके जो स्लोप है उनको इंक्रीज करने की बात बोली गई है। और भी अनदर जो कॉरिडोर एस्टैब्लिश करने की बात बोली गई है टू डील विद दिस प्रॉब्लम। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये भी बात बोली कि लगभग 212 करोड़ एलिफेंट रेंज स्टेट्स को दी गई है अंडर दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट विद इन द 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो अभी जो डेथ हुई है आसाम में लगभग, ठीक, 18 जो ये जो एलिफेंट्स मारे गए हैं, तो उसमें जो आसाम के जो मिनिस्टर है फॉर द एनवायरनमेंट, उन्होंने ये बात बोली है कि हम लोगों ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो इसमें
इन्वेस्टिगेट करे कि जो 18 एलिफेंट्स मारे गए हैं जो कि हिल्लोक डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द आसाम, वो क्यों मारे गए हैं। और जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पहले स्टेज में, उसमें ये बात रिवील्ड की गई है कि ये बात बोली जा रही है कि जो एलिफेंट मारे गए हैं इज बिकॉज ऑफ लाइटिंग। लेकिन अब देखो जो आसाम में अभी कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट इतनी हुई नहीं है कि इतने हायर नंबर ऑफ एलिफेंट्स मारे जाएं। तो इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के क्या आ रही है, जो भी आदिवासी एंड कर्वी ट्राइबल पीपल जो कि इस एरिया में रहते हैं, वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस एरिया में क्या हुआ कि एक जो भी प्राइवेट कंपनीज है जो कि सोलर प्लांट लगाने का काम कर रही है, वो बेसिकली बहुत ही ह्यूज एरिया कवर करती है अंडर दिस एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, तो लगभग 276 बीघा जो कि फार्मलैंड है, वो बेसिकली ये ट्राइबल पीपल्स के अंडर में आती है। और एक प्राइवेट कंपनीज है, वो एक सोलर पावर प्लांट लगाने का यहाँ काम कर रही है। तो इसके कारण भी हो सकता है कि जो सोलर पावर प्लांट लगाने का जो काम हो रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए, ये सभी प्रॉब्लम को डील करने के लिए उन्होंने ये एलिफेंट को ही मरवाया हो। तो ये सभी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। So this is all about this article. So thanks for watching us. And recently the US deploys F-18 fighter jet plane in the Saudi Arabia to deal with this Israel-Palestine conflict. ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो थैंक यू।